बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ ऐसे पॉलिटिकल सिनेरियोज होते हैं जिनको आप जब देखते हैं तो आपको ये रियलाइज़ होता है कि यार ये इस खेल में ना कोई छुपी हुई ताकतें हैं। ये जो छुपी हुई ताकतें हैं इनका एक अपना एजेंडा होता है। ये लोग सीक्रेसी मेंटेन करते हैं, इनको लाइमलाइट बिल्कुल पसंद नहीं आती है और इनकी हर कोशिश होती है कि जो इनका सिस्टम के ऊपर एक इन्फ्लुएंस है वो आम पब्लिक के सामने ज़ाहिर ना हो। मगर कभी कभार ये लोग और इनका इन्फ्लुएंस और इनके जो ईवल प्लान्स होते हैं वो मंजर आम पर आ जाते हैं और दुनिया को ये लोग दिख जाते हैं, यानी कि मैट्रिक्स नंगी हो जाती है। आई कॉल दिस द ग्लिच इन द मैट्रिक्स। ये कैसे पॉसिबल होता है? ये ऐसे पॉसिबल होता है कि जब पब्लिक ओपिनियन इनके एजेंडे के खिलाफ होता है तो ये सबसे पहले पब्लिक ओपिनियन को स्वे करने की कोशिश करते हैं डिसेप्शन के साथ, झूठ के साथ। The Israeli Defense Force discovered the bodies of 40 babies and young children. They'd been killed, some even beheaded. और उस वक्त तो झूठ नहीं पकड़ा जाता, मगर जब कुछ अरसे बाद वो झूठ पकड़ा जाता है और लोग ये पूछते हैं कि यार ये मतलब फिर क्यों किया आपने, और ये तो जो एक आउटपुट और एक रिज़ल्ट आपने प्रॉमिस किया था वो तो नहीं हुआ। तो फिर ये लोग सारे लोग हट जाते हैं और कोई उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। और फिर आम आवाम को रियलाइज़ होता है कि मैट्रिक्स सिस्टम को हर तरीके से मैनेज करने के लिए तैयार है और पब्लिक ओपिनियन को भी रद्द करने के लिए तैयार है ताकि मैट्रिक्स की डिसीजंस और अथॉरिटी नाफिज हो सके। और इसी सारे प्रोसेस में आपको मैट्रिक्स नज़र आती है। ग्लिच इन द मैट्रिक्स मल्टीपल एपिसोड्स की होगी इंशाल्लाह, और हर एपिसोड में हम एक ऐसा इवेंट डिस्कस करेंगे जिसमें आपको मैट्रिक्स देखने को मिलेगी। इराक वॉर वाज अ ग्लिच इन द मैट्रिक्स, मगर इराक वॉर तक पहुंचने के लिए आपको पहले 9/11 देखना पड़ेगा। और नहीं, मैं ये वीडियो नहीं बनाने लगा कि 9/11 में बिल्डिंग के अंदर बॉम्ब्स थे, नहीं, ऐसी कोई कंस्पिरेसी नहीं है। आई थिंक गेम इससे बहुत बड़ी थी। मैट्रिक्स को ये पता था कि ये इवेंट होगा और उसने होने दिया, और उसने शायद इस इवेंट को फर्दर करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें की होंगी। क्यों? क्योंकि उसको ये इवेंट इस्तेमाल करना था अपने एजेंडे को आगे लेके जाने के लिए। ये समझने के लिए आपके पेश खिदमत है 9/11 की टाइमलाइन। 11 सितंबर 2001 4 जहाज हाईजैक होते हैं। 2 लगते हैं ट्विन टावर्स में, एक लगता है पेंटागन में और एक गिरता है पेंसिल्वेनिया के किसी गांव में जाकर। पूरे 9 दिन बाद 20 सितंबर 2001 को जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो उस वक्त के करंट अमेरिकन प्रेसिडेंट होते हैं, वो अमेरिकन अवाम के सामने पहली दफ़ा कुछ नाम रखते हैं, अल-कायदा, तालिबान और उसामा बिन लादेन, और अवाम को बताते हैं कि ये वो कुव्वतें हैं जिसकी वजह से अमेरिकन अवाम 11 सितंबर को ट्रॉमेटाइज़ की गई। और फिर बताते हैं कि हमने जो अफ़गान गवर्नमेंट है, तालिबान है, उनके सामने 2 डिमांड्स रखी हैं। एक डिमांड ये है कि अल-कायदा की एक्सपल्शन हो, दूसरी डिमांड ये है कि बिन लादेन का हैंड ओवर हो। और फिर प्रेसिडेंट बुश ये बताते हैं अवाम को कि तालिबान ने इनकार कर दिया इन डिमांड्स को मीट करने से, इसलिए अब अमेरिका जंग पर जा रहा है। Good afternoon. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. अक्टूबर में अमेरिकन और ब्रिटिश फौजी अल-कायदा और तालिबान को मारने के लिए अफगानिस्तान में घुस जाते हैं और टेक ओवर करना शुरू कर देते हैं। अमेरिकन अवाम बहुत खुश होती है, उनको जो उन्होंने ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया होता है उसका रद्द बदल चाहिए होता है, उसका मरहम चाहिए होता है। मैट्रिक्स को रियलाइज़ होता है कि अब यही टाइम है कि वो अपने एजेंडे को एक्सपैंड कर सके। रूमर फैलना शुरू हो जाता है अवाम के अंदर कि ये जंग अब एक्सपैंड होगी इराक की तरफ। हाउएवर अवाम इस तरीके से रिएक्ट करती है जो मैट्रिक्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। Australia and the world have witnessed some of the biggest anti-war protests ever seen. As a US-led attack on Iraq looms ever closer, hundreds of thousands of people gathered in Sydney to send a clear message to both Australian and US governments. Government has been lying to us from beginning to end
And I don't think there's any British person who isn't thoroughly aware that we're being treated as if we're stupid and are being lied to as if we could be convinced by lies. अवाम सड़कों पे निकल जाती है और बहुत जल्दी ये सारे जल्द से जुलूस जो हैं वो ग्लोबली फैलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ एक सवाल होता है अवाम का बड़ा मासूमाना सा कि 9/11 का ताल्लुक अलकायदा के साथ था, तालिबान के साथ था। समझ में आती है कि अफगानिस्तान में जंग हो रही है, मगर ये इराक बीच में कहाँ से आ रहा है, सद्दाम हुसैन बीच में कहाँ से आ रहा है, और इसका जवाब कोई नहीं दे रहा होता। मैट्रिक्स सिस्टम को लगा देती है कि यार बहाने क्रिएट करो क्योंकि हमें ये जंग करनी है। यहाँ पर जो सिस्टम है वो मैट्रिक्स के एजेंडे को आगे लेकर जाने के लिए पहला झूठ क्रिएट करती है। Weapons of mass destruction. Weapons of mass destruction. Destruction of Saddam's weapons of mass destruction. Obviously जब अवाम को पता होता है कि सद्दाम हुसैन के पास कुछ ऐसे वेपन्स हैं जो अगर इस्तेमाल हो गए तो लाखों करोड़ों की तादाद में लोग मारे जाएंगे, तो अवाम थोड़ा सा रिलैक्स करती है, जंग शुरू होने देती है। मगर हम सबको पता है कि एक प्लान मैट्रिक्स का होता है और एक प्लान ऊपर वाले का होता है। जंग शुरू होती है और कुछ अरसा गुजरना शुरू होता है और जो अवाम है वो बहुत बेताब होती है कि यार WMDs मिलें और कुछ किया जाए सद्दाम हुसैन और इराक के बारे में। मगर आहिस्ता आहिस्ता करके CIA पहले फिर DIA दोनों गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ये इतराफ़ कर लेती हैं कि US आर्मी को इराक में WMDs नहीं मिले और मिलेंगे भी नहीं। मैट्रिक्स को रियलाइज़ होता है कि उसको फोकस हटाना है और जो ग्लोबल मीडिया है वो फोकस हटाना शुरू करती है WMDs से, और अब जो नया फोकस होता है वो होता है कि सद्दाम हुसैन की जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है उसका हिसाब होना चाहिए। और ग्लोबली बस ये बात चल रही होती है हर न्यूज़ चैनल के ऊपर। मगर अगेन एक प्लान मैट्रिक्स का होता है और दूसरा प्लान ऊपर वाले का होता है और अबू गरीब का इंसिडेंट हो जाता है और मैट्रिक्स एक्सपोज। 17 years ago, these pictures of smiling American guards abusing Iraqi prisoners shook the world, uncovering the dark side of the US's war on terror. The gut-wrenching pictures of abuse, humiliation and torture of detainees at Abu Ghraib prison sent Washington into damage control. Few things undermined the US's claim that they were helping bring democracy to Iraq more than the scandal at Abu Ghraib. The American people are just as appalled at what they have seen on TV as the Iraqi citizens have. The Iraqi citizens must understand that, and therefore there will be a full investigation and justice will be served. इस इवेंट के बाद सद्दाम हुसैन की ह्यूमन राइट्स वायलेशन कम लगना शुरू हो जाती है और फिर से मैट्रिक्स सिस्टम को एंगेज करता है और अब एक नया फोकस पॉइंट बनाया जाता है और वो होता है डेमोक्रेसी इन इराक। कैसे डेमोक्रेसी अगर इराक में आ गई तो इराक तो बेहतरीन मुल्क बन ही जाएगा, मगर ग्लोबल पीस भी सिर्फ इसी हरकत की वजह से होगी, वरना ग्लोबल पीस कभी भी नहीं आएगा। इन सारे चक्रों में जो इराक का सोशल, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल ऑर्डर होता है वो कम्प्लीटली कोलैप्स कर जाता है और आज हमें पता है कि इराक किधर खड़ा है और कितना डिसफंक्शनल बन चुका हुआ है। और ऑब्वियसली कोई भी जिन्होंने ये जंग शुरू की माजरत करने के लिए तैयार नहीं है, इसके बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत साल बाद जब प्रेसिडेंट ट्रंप से ये सवाल किया जाता है कि क्या बुश ने इराक के बारे में झूठ बोला था, तो वो ये जवाब देता है, It was a mistake. The war in Iraq, we spent $2 trillion, thousands of lives. We don't even have it. Iran is taking over Iraq with the second largest oil reserves in the world. Obviously, it was a mistake. So George Bush made a mistake. We can make mistakes, but that one was a beauty. We should have never been in Iraq. We have destabilized the Middle East.